Hello friends, I'm back. Today I'm back with a new chapter which is money and credit from your social science. So सोशल साइंस का ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है. मनी आपको पता है एक क्रूशियल सब्सटेंस होता है, एक बहुत इंटरमीडिएटरी होता है जो एक चीज़ के गुड्स के एक्सचेंज में हमें काम आता है. जिसके पास ज़्यादा मनी वो ज़्यादा गुड्स खरीद सकता है, जिसके पास कम मनी वो कम गुड्स खरीद सकता है. तो आज की लाइफ में मनी तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इंटरमीडिएटरी बन के, सब्सटेंस नहीं बोल सकती लेकिन इंटरमीडिएटरी बन, तो वो सबके काम में मीडिएट करता है. सो हम ये हमारे चैप्टर में टॉपिक्स कौन से कवर करने वाले हैं वो हम ये चैप्टर में जो टॉपिक कवर्स करने वाले हैं वो ये सारे हैं कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज, credit situation, informal, formal sector, terms of credit, SFG, self-help help groups and all. So money as a medium of exchange. Money को हम medium of exchange की तरह यूज करते हैं. कैसे? If I want to take, अगर मुझे एक पेन लेनी है, सोचो, तो वो पेन लेने के लिए I need a money. अगर let me annotate करके बताती हूँ आपको. मुझे मनी, दिस इज मनी, और मुझे पेन चाहिए. आई नीड अ पेन. आई एम गिविंग अ स्मॉल एग्जाम्पल. और उसके लिए मुझे मनी देने पड़ेंगे. मतलब इसको मैं यूज करूंगी, ये मेरे पास है अभी, इट्स विथ मी. अभी ये मेरे पास जो मनी है वो मैं इस इंसान को दूंगी, मतलब सेलर को दूंगी. सेलर, तो वो मुझे ये चीज़ देगा. अगर ये मेरे पास जो मनी है, सी, मैं फिर से बता ये ओके. ये मैं हूँ, आई. ओके. और ये है दूसरा सेलर. मुझे चाहिए पेन, इनके पास पेन है. या तुम लोग कह रहे होगे कि ये क्या टाइम पास कर रही है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस, सही तरह से उसका इम्पोर्टेंस इज नेसेसरी. कैसे, क्यों यूज करते हैं. ओके, दिस इज मनी. अब समझ लो ये मनी है. ओके. सो एक मिनट. हाँ, मुझे चाहिए ये पेन. आई नीड दिस पेन. तो मुझे ये मनी उनको देना पड़ेगा. ओके. सो मुझे, इफ आई गिव इट, मैं उनको ये दूंगी तो वो मुझे ये देंगे. ओके. सो समझ में आया कैसे हम एक्सचेंज करते हैं. मनी कुछ भी, कोई भी चीज़, इधर पेन हो, बैग हो, स्पेक्स हो, सीजर हो,
यह कोई भी लाइफ की खाने की चीज़ वॉटेवर कुछ भी बाय करना, तो उसके लिए हमें उसके बदले में मनी देना पड़ेगा। वैसे मनी इज वेरी इम्पोर्टेंट। दिखने में ऐसे मामूली चीज़ है कि एक एक हमारे पास मनी है तो हम वो ये इंसान को देंगे तो उसके पास आ जाएगी, और उसके पास जो चीज़ है वो हमारे पास आ जाएगी। तो चीज़ों को खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए। तो ये बॉक्स बहुत अच्छे से अच्छे से मैंने आपको ट्रीट करके समझाया है। तो ये बॉक्स आप याद रखें। ओके, सो चलिए। द मॉडर्न इकोनॉमी, in modern economy money is very money is work money works as an intermediary की तरह वर्क करता है। एक इंसान को ये चीज़ चाहिए तो वो मनी देकर दूसरी चीज़ ले सकता है। तो वो बीच में रहता है, इंटरमीडिएटरी की वो रहता बीच में ही है, लेकिन चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए वो ये एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। इट इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। एक मिनट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। इट इज ऑल्सो यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। तो मनी डेब्ट्स को पेमेंट के लिए यूज कर रहे। डेब्ट्स मतलब क्या बोलते हैं, लाइक डेब्ट्स मतलब मैं कैसे समझाऊं। देवू बोलते हैं ना, देवू हमारे यहाँ देवू बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। देवू बोलते हैं मतलब हमने किसी के पास पैसे लिए तो हमारे पास बहुत सारे पैसे चुकाने बाकी रह जाते हैं, तो उसे हम डेब्ट बोलते हैं, डेब्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस द बार्टर सिस्टम। जब मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी का जब इन्वेंशन हुआ तो उसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? तो इन्वेंशन हुआ था जब मनी के इन्वेंशन से पहले इंडियंस इंडियंस क्या करते थे कि ग्रेन्स एंड कैटल्स use grains and cattle as a money. In barter system, selling or purchasing of goods and services was done with double coincidence of wants. ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मतलब हमारी जो नीड थी, मतलब जैसे मुझे ड्रॉ करके ही बताना पड़ेगा क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल टू आपको समझाने में कंफर्टेबल नहीं हो पाती। ये मैं हूँ, ये एक दूसरे मेरी फ्रेंड है, और ये मेरी और एक दूसरी फ्रेंड है। मुझे चाहिए शूज़। बहुत बुरा लिखा है ना, नहीं अच्छा नहीं लगा। चलो मुझे चाहिए स्टार, ये स्टार, लेकिन मेरी फ्रेंड को चाहिए हार्ट, और इसको चाहिए क्वेश्चन। मैं बेचती हूँ क्वेश्चन मार्क, मैं बेचती हूँ क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क मेरे पास है। मेरी हार्ट, मेरी दूसरी फ्रेंड के पास बहुत सारे हार्ट स्टार है, और तीसरी फ्रेंड के पास बहुत सारे हार्ट है, उसके पास बहुत सारे हार्ट। चलिए तो अभी देखते हैं।
मुझे चाहिए था स्टार, मुझे चाहिए था स्टार इसके पास, लेकिन इसको चाहिए हार्ट। और लेकिन और इसको चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे पॉसिबल कैसे है? अगर इसको हार्ट चाहिए, मतलब इसको अगर स्टार चाहिए इसके इसके पास, लेकिन इसके पास तो क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं लेगी। इसको चाहिए हार्ट, लेकिन इसके पास तो स्टार है, तो ये इसको भी नहीं देगा। तो इसीलिए ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे। इसको चाहिए स्टार, देखो समझो ये स्टार है, इसको चाहिए स्टार, लेकिन इसके पास स्टार तो है, लेकिन इसको हार्ट चाहिए, तो हार्ट इसके पास नहीं है। सेम इनको चाहिए हार्ट, हार्ट इनके पास है, लेकिन इनको चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इनके पास नहीं है। तो इसीलिए जो बार्टर सिस्टम था वो रॉन्ग प्रूफ हुआ था। मतलब वो रॉन्ग प्रूफ तो नहीं हुआ था, लेकिन वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ये प्रॉपर सिस्टम नहीं था। तो इसके अंदर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता था। अगर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता था तब भी वो लोग एक्सचेंज कर पाते। मतलब देखो फिर दूसरा मैं समझाती हूँ। इधर और ये इनके पास बहुत सारे रॉन्ग्स हैं। अभी रॉन्ग राइट्स वो आप चीज़ें समझ लो। और ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है। अभी मुझे चाहिए क्रॉस और इसे चाहिए राइट। तो ये सिचुएशन में हम लोग गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ है वो चीज़ मेरी फ्रेंड के पास है। मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरी फ्रेंड के पास है, और जो चीज़ मेरी फ्रेंड को चाहिए वो चीज़ मेरे पास भी है। तो ये सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन हो तो बाटा सिस्टम हो, मतलब डबल कोइंसिडेंस का कोइंसिडेंस होता है कि मेरे पास जो चीज़ है वो मेरे पास जो चीज़ है वो मेरी फ्रेंड को चाहिए, और मेरी फ्रेंड के पास जो है वो मुझे चाहिए। तो वो कोइंसिडेंस होता है, और वो डबल कोइंसिडेंस, मतलब मेरा भी कोइंसिडेंस और मेरी फ्रेंड का भी, और दोनों की वंस का कोइंसिडेंस होता है। किसका? वंस का। ओके, सो ये ऐसे कनेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें होप कर रही हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। नहीं, इट्स नॉट लाइक, मुझे समझाना अच्छा लगता है आपको। सो ये नोट कर लीजिए, मतलब नोट मत कीजिए, सिर्फ समझ लीजिए। ये चीज़ आपको एक समझनी है। और ये तो डबल कोइंसिडेंस मैंने इसमें समझा दिया है आपको। अरे आई हैव टॉट यू ओवर हियर। और बाटा सिस्टम को क्यों प्रॉपर सिस्टम नहीं माना गया वो मैंने इधर समझा दिया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं अभी इरेज कर रही हूँ। नाउ that is by fulfilling mutual wants without use of force. तो म्यूचुअल वॉन्ट्स को मतलब आराम से शांति से वो लोग अपना एक्सचेंज कर लेते खुद। और इन द सिस्टम ऑफ goods and service we exchange other goods and service. It is known as CC, that is commodity economy है। commodity for commodity economy। ओके ओके, मैंने तो समझाया वो ये इधर। ये हो गया हमारा। आगे बढ़,
मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पहला तो करेंसी है। ओके, तो आपको ये समझ में नहीं आया। कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। ओके, तो मैं समझाती हूँ आपको, ठीक से समझा। तो अब ये जो कोमोडिटी और कोमोडिटी जो है, मतलब एक ऐसा टाइप का गुड्स जो जिसको हम एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो वो स्टार और टिक और रॉन्ग और हार्ट और वो सब किए थे हमने, वो वो उसको हम कोमोडिटी बोलते हैं, कोमोडिटी। तो अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हम देखते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, तो पहला तो है करेंसी। करेंसी को देखते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन। करेंसी मतलब क्या? एक पेपर नोट और कॉइन मामूली सी चीज है, लेकिन दिखने में मामूली है, लेकिन उसका महत्व, इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है करेंसी का। मॉडर्न कॉइन्स आर नॉट मेड विथ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर। तो अभी के कॉइन है वो गोल्ड सिल्वर से नहीं बनते हैं, नहीं बनते। ओके, रिमेंबर, नहीं बनते। द रियल वैल्यू ऑफ मॉडर्न कॉइन्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। मतलब उसको बनाने के लिए, कॉइन्स को या पैसों को, करेंसी को बनाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। ओके, सो वो जो चीज से बनता है, 1 रुपए का हम ले लेते हैं कॉइन। सपोज हमारे पास है 1 रुपए का कॉइन। अरे ये क्या है? ओके ओके, हो गया। हमारे पास है 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपी। उसकी वैल्यू है 1 रुपीज। ओके, लेकिन उसकी जो वैल्यू है 1 रुपीज से भी कम, लेस। ये वाइट कलर दिखेगा नहीं इसमें, लेस। लेस वैल्यू उसके मटेरियल में यूज होगी। मटेरियल, अरे मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ लिखने की। एम लिख देती हूँ, समझ लेना। मतलब 1 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए 1 रुपए से कम पैसे लगते हैं, ये चीज वो बोल रहे हैं। कुछ बच्चों को ना समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं ऐसे लिखती रहती हूँ। द रियल वैल्यू ऑफ मॉडर्न कॉइन्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। तो ये सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं इसे हाईलाइट कर लेती। द करेंसी नोट्स आर ऑल्सो यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन मॉडर्न इकोनॉमी। सो करेंसी नोट्स भी हमें पता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। करेंसी की नोट्स होती है वो पेपर से बनी होती है, वो भी हमें पता है। रोज़ लेके हम चल पड़ते हैं कमा सॉरी खरीदने के लिए। वो खरीदो, मैगी खरीदो, चॉकलेट खरीदो, सब खरीदो। ओके चलिए, द रियल वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। ओके, तो उसके जो फेस की जो वैल्यू है, मतलब उसकी 20 की नोट है। अभी ये भी समझा ही देती हूँ। हमारा 20 का नोट है ये। कितने का? 20 का। समझ लो अभी। और इसको बनाने के लिए जो मनी लगते हैं, इसको बनाने के लिए भी कुछ मनी लगते होंगे, तो वो 20 रुपए से कम होंगे।
19 के हो सकते हैं, 18 के हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं, 1 के, 2 के, वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, 20 से नीचे हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो अभी करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, so it is used as a medium of exchange and accepted by the others. सबने एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया में एक बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, सुनते हो क्या न्यूज़पेपर में? उसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये करेंसी की अथॉरिटी है। ये करेंसी पे कोई भी इश्यू हो तो वो लोग उनके हाथ में है। पता है, पहले आरबीआई के गवर्नर उर्जित सिंह थे, अभी बदल गए। सो अभी के आरबीआई के गवर्नर आपको जानने हैं तो मैं वो उनका नाम था यार, मैं अभी मुझे पता था लेकिन मैं भूल गई, अभी याद करके बताती हूँ, रुको। अरे कुछ अच्छा ही था नाम यार। हाँ, शक्तिकांता दास, शक्तिकांत दास, हाँ यही नाम था यार। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अभी सो ये जो आरबीआई गवर्नमेंट, आरबीआई है, वो अथॉरिटी है। आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू इशू करेंसी, मतलब करेंसी वहाँ बनाते हैं वो बैंक वाले। नो, करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है, उनके बिहाफ में बनाते हैं। इन इंडिया नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रुपीज इश्यूड, मतलब लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकते ये मनी को। मनी जो है वो उनको यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब हमारे अभी बता नोटबंदी हुआ था, तो तभी ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा कि चलो ये नोटबंदी नहीं हुआ तो मैं ऐसे ना नहीं बोल सकती कि नहीं मैं यूज़ नहीं करूँगी। जैसे हम अपने पीएम, अगर हमारे पीएम बराबर ना हो तो हम अ, क्या कर सकते हैं, हमारे पीपल्स के पास राइट होते हैं कि हम उन्हें चेंज कर पाए। लेकिन अगर पीएम ने नोट चेंज की तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक्स में जो डिपॉजिट होता है वो देखते हैं। डिपॉजिट विद बैंक्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ मनी, मतलब बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। A person can deposit in bank by opening an account of his or her name. मतलब मुझे अगर डिपॉजिट करना है मनी, मेरे पास बहुत मनी है, मुझे डिपॉजिट करना है, तो मैं अपना अकाउंट खोलूंगी, अकाउंट खुलवाऊंगी और उसे बैंक में रखूंगी। पीपल नीड ओनली सम मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ मनी चाहिए, मतलब कुछ मनी खुल लेते हुए। सो पीपल कैन डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी विद गिवन मनी ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन बैंक। मतलब मेरे पास अभी सोचो, मेरे पास 100 रुपीज़ है अभी, मैंने बैंक में डिपॉजिट की, बैंक में की। सो कुछ साल के बाद, फ्यू ईयर फ्यू इयर्स, वो मुझे 120 देंगे। ये तो छोटा अमाउंट बता रही हूँ, 120 हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी उस पर। फैसिलिटी ऑफ पेमेंट थ्रू चेक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय बैंक टू देयर कस्टमर्स। चेक से भी पेमेंट होता है, पता होगा आपको। चेक वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट विच इज मेड ऑफ पेपर। चेक कैसा दिखता है वो आपको देखना है।
देखना है तो मैं बताती हूँ, रुको। हाँ जी, तो ये लीजिए आपका चेक। तो देखा चेक कैसा होता है, मतलब अगर मेरे चेक का यूज कैसे करते हैं हम, जैसे अ, आपको, जैसे मुझे मेरी फ्रेंड को 5000 रुपीज़ देने, उसने मेरी कुछ गिफ्ट, मेरा कुछ सामान खरीदा था, तो मुझे उसे 5000 देने। तो 5000 मैं कैश मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में है। तो मैं क्या करूँगी कि मेरे बैंक अकाउंट में से जो पैसे हैं वो एक चेक बनाऊंगी उसका। तो वो चेक मुझे जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं उसके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, मेरी फ्रेंड के अकाउंट। तो मैं उसे चेक दूंगी, वो बैंक अकाउंट से पैसे निकाल ले, मतलब पैसे ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते लेकिन हम निकाल सकते हैं चेक से। बैंक अकाउंट्स में से चेक से हम पैसे निकाल सकते हैं। ट्रांसफ़र का नहीं होता, मैंने गलत बोला, ट्रांसफ़र नहीं होता, बैंक अकाउंट से हम पैसे निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास कैश नहीं है तो मैं कैश, मेरी बैंक में पैसे है 10,000, तो मैं 5,000 निकाल दूँगी। तो वो चेक हमें देना पड़ता है बैंक वाले को कि हमें 5,000 चाहिए। ओके, ऐसे। तो ये देखो, भारतीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चेक है, दिल्ली, ये तो एड्रेस लिखा है। हमें जिसको देना है उसका ऐसे नाम लिखते हैं, जितने पैसे देने वो, और उसके बाद ऐसे लाइन खींचते हैं। लाइन क्यों खींचते हैं? क्योंकि वो ओनली लिखते हैं और लाइन खींचते हैं, क्योंकि जैसे अगर हमने 5000 लिखा तो वो 5000 लाख लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 5300, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। और इधर भी ऐसे हमें स्लैश करके ये करना पड़ता है, इसलिए वो, और चेक में ज़रा सा भी एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लोग नहीं लेते बैंक वाले। ये अकाउंट नंबर हमारा होगा तो इधर से लेना होता है। ये जो कोड है वो चेक नंबर होता है। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई का एसी नंबर होता है, ट्रांजैक्शन कोड होता है, तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अंकल है, उनका नाम दीपक व्यासागर। आपका नाम जो है वो इधर आएगा। चेक, चेक खरीदने के भी हमें पैसे लगते, पता है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। Bank work is the mediator between depositor and borrower. People deposit their money in bank. Deposit करते हैं, get some rate of interest as an extra income. मतलब 5,000 मैंने रखे, 100 रुपये मैंने रखे, तो कुछ अमाउंट, तो 120 रुपये मुझे मिले कुछ साल के बाद। बैंक होल्ड ओनली सम परसेंटेज ऑफ दैट डिपॉजिट इन बैंक। कुछ परसेंटेज डिपॉजिट रखवाते हैं, मतलब ऐसे, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रख दिया तो 1 करोड़ के 10 लाख मिल गए, एक्स्ट्रा 10 लाख मिल, ऐसा नहीं। ऐसे मैक्सिमम हम 1 लाख या ऐसा, पता नहीं, मुझे पता नहीं अभी कितने रख सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम अमाउंट में फाइन करके दूसरे सेशन में आपको ज़रूर बताऊंगी। बैंक होल्ड ओनली सम परसेंटेज, ये तो हमने पढ़ लिया। अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडली फॉर मनी। तो डिपोजिशन, कुछ उसके क्राइटेरियाज होते हैं कि जिसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है उसको ही डिपॉजिट करने के लिए देते हैं। इन दिस केस मनी इज प्रोवाइडेड एज अ लोन। ओ सॉरी सॉरी, देखो आपकी डेस्क में एक मेज है, वो मैं अभी लाती हूँ आपके लिए। हाँ जी, ये लीजिए। वो है ना, आज मैं जल्दी जल्दी में आपके लिए नोट्स तो बना दी, लेकिन मैं पिक्चर लाना भूल गई। मैंने सोचा ही था कि मैं आपको बीच बीच में लाती दूँगी, मतलब आपका भी ध्यान रहे। तो अभी ये लोग डिपॉजिटर हैं, तो ये डिपॉजिट करते हैं। मैं ज़रा एरो ले लेती हूँ। ये डिपॉजिट किया उन्होंने।
तो वो जो डिपॉजिट होता है वो लोग इसको देते हैं, बोरोवर्स को देते हैं। बोरोवर क्या करते हैं, मतलब डिपॉजिटर वो डिपॉजिट करते हैं और उनको कुछ इंटरेस्ट, मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है बैंक के। तो कुछ बोरोवर भी होते हैं, बैंक के पास पैसे भी लेते हैं, कुछ लोग बैंक पे पैसे डालते हैं, कुछ लोग बैंक से पैसे लेते हैं। तो जो पैसे लेते हैं वो कुछ, जैसे आज मैंने 100 रुपये बैंक से लिए, 10,000 लिए, चलिए 10,000, और 2 महीने के बाद मुझे उनको 2% इंटरेस्ट के साथ 12,000 उनको देने पड़ते हैं। तो वो जो 12% है, तो 2,000 बच गए, तो वो 2,000 इनमें ऐड हो जाते हैं। मतलब इनके अगर 10,000 हो, अगर इनके 10,000 इन्होंने डिपॉजिट किए हैं और इनको 10,000 चाहिए, तो वो इंटरेस्ट के साथ फिर रिटर्न करेंगे उनको 12,000। तो 12,000 में जो 2,000 बचेंगे, वो 2,000 इनके साथ ऐड हो जाएंगे। ओके, सो इनके डिपॉजिटर के पैसे भी आ गए और इनके इनके भी हो गए। मतलब बैंक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह बिहेव करता है, मीडिएटर की तरह बिहेव करता है, मतलब ऐसे ऊपर। समझ में आया? समझ में आया सबको? चलो, समझ में आया होगा, आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। चलो, क्रेडिट, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कौन से है? क्रेडिट इज एग्रीमेंट इन विच is agreement which is created when a person give money and good to needy person with a promise to repay that with some rate of interest. Credit मतलब सपोज सपोज मैंने अ, मैं और मेरी फ्रेंड, मेरे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मुझे पैसे चाहिए अभी। कितने चाहिए? 10,000 पैसे चाहिए। अभी दिवाली चल रही थी तो मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो मुझे 10,000 चाहिए। मेरी फ्रेंड के पास है बहुत सारे पैसे, तो मैं मेरी फ्रेंड के पास जो पैसे लूँगी, तो वो उसको मुझे कुछ इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा फिर से। मतलब अगर मैंने उसे 10,000 दिए तो उसने मुझे बोला कि उसे 5% इंटरेस्ट चाहिए, तो 5% इंटरेस्ट मतलब 15,000 हो जाएगा। सो वो 15,000, 5,000 उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि उसने मुझे यूज़ करने के लिए दिए थे। कितने महीने टाइम भी होता है इंटरेस्ट के लिए, तो कितने महीने हो गए, वो मुझे 6 महीने में देगी, मैं उसे 6 महीने में रिटर्न कर दूंगी। तो इस तरह के जो एक्सचेंज होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उससे बोलते हैं क्रेडिट। ओके, क्रेडिट मतलब समझ में आया है? क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन, अ पर्सन बोरो मनी फ्रॉम फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी विथ द प्रॉमिस टू रीपे द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रोडक्शन विल बी complete. At the end of the year, he or she makes a good profit from production activities and he or she is able to pay the amount of loan. Therefore, the person becomes better off than before. तो ये समझ में आया? चलिए अब मैं समझा, फिर से हम अपना टूल निकालते हैं। ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ये इंसान की ये फैक्ट्री है, ये इसने इसको पैसे दिए, ये गलत हो गया, इसने इसको पैसे दिए। अभी ये बिजनेस करने के लिए इसने जो लोन ली थी, तो वो ली थी 1,00,000 रुपए।
ओके, 1 लाख रुपए हो गए। सो अभी 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर उसे रिटर्न करना है, फिर से इसको रिटर्न करना है। सो अभी ये इसकी जो फैक्ट्री अभी चली तो उसके उसे 2 लाख मिल गए। 2 लाख अच्छे खासे पैसे मिल गए उसे, एक्स्ट्रा मिल गए, 3 लाख मिल गए। चले, अभी इसे कितने परसेंट, इसे 10% इंटरेस्ट पे करना है। 10% इसको पे करना है। तो अभी इसे कितने पे करने होंगे? 1000, सॉरी 1,10,000। अरे क्या हो रहा है पता नहीं, मेरा माउस ठीक से नहीं चल रहा। 1,1,0,0,0 इतने से पे करना। तो इस 3 लाख में से इसको माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? चलो, कितने बचेंगे? अरे ये क्या हो रहा है? 2,90,000 बचेंगे। ओके, इतने बचेंगे। तो ये इसका प्रॉफिट हुआ। तो इसमें ऐसा ही बताया है, इसका प्रॉफिट हुआ सब। इसको ऐसे ले जाते हैं, उन्होंने सब एरेज कर, बहुत करना लगा। तो ये सिचुएशन, ये पहले वाली सिचुएशन पता चल गई, इसमें यही बोला गया। अरे ये क्या हो गया? कोई नहीं, चलो मैं ठीक कर देती हूँ फिर से। इन योर सिचुएशन, इन सेकेंड सिचुएशन, अभी सेकेंड सिचुएशन है कि पर्सन बोरो मनी फॉर प्रोडक्शन, उनको प्रोडक्शन करने के लिए मनी चाहिए। With the promise to repay the loan at the at the end of year, with the production work will be completed. At the end of year, he or she unable to pay the loan due to loss in production. So for this term, he or she come under the situation of debt trap. डेप ट्रैप मतलब देवा बोलते हैं यार, हमें हमारे यहाँ देवा बोलते हैं, आपके यहाँ बताने क्या बोलते हैं? देवा मतलब मैंने समझाया ना आपको। हाँ, द पर्सन बिकम्स वर्स ऑफ देन बिफोर। फिर से हमारा टूल निकाल दे। चलिए, ये थोड़ी सही से होगी। ये है एक, अभी क्या है? और ये दूसरा लेते हैं हमारा कमरा, इसका ऑफिस। सो अभी क्या हुआ, व्हाट हैपन इज, 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपीज इन्होंने लिए, इनको दिए। तो इनको 1 ईयर के बाद 1 ईयर के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ इनको रिटर्न करना है। इनको कितने रिटर्न करने हैं? 1,1,0,0,0, 1,10,000 इनको रिटर्न करना है 1 साल के बाद। तो अभी 1 साल तो नहीं हुआ, तो अभी इन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए ये पैसे डाले, फैक्ट्री में नए मशीन लिए, ये सब लिया, वो सब लिया। लेकिन फिर भी मार्केट में इतनी तंगी बच गई मार्केट में
कि वो प्रोडक्शन नहीं हुआ, मतलब वो उनकी जो प्रोडक्ट थी वो नहीं नहीं बेच नहीं पाए वो, तो वो लॉस में गए, वो पैसे उनको लॉस में गए सारे। तो लॉस में गए तो वो उनके पास सिर्फ कितने पैसे आए, उनके पास सिर्फ 75, ये प्रोडक्शन में सिर्फ 70,000 इतने ही पैसे आए, लेकिन उनको तो पे करने हैं इतने, तो उन्होंने 70,000 इनको पे कर लिए। लेकिन अभी भी फिर भी 40,000 इनके डेब्ट है, 40,000 इनके डेब्ट है। डेब्ट मतलब फिर से वो लोन लेंगे, डेब्ट मतलब देवा। उनके पास इतना देवा है 40,000, तो फिर से वो 40,000 चुकाने के लिए, मतलब अभी ये तीसरा इंसान लेते हैं हम, ये तीसरा इंसान लेते हैं, तो ये इंसान के पास उन्होंने फिर से उन्होंने 40,000 लिए। कितने लिए? 40,000। उनको बोला कि मैं आपको 6 महीने में लौटा दूंगा, और कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ? 2%, 5%, चले 5% रखते हैं। तो इनको चुकाने कितने? तो ये जो पैसे उनको मिले, ये वाले इनको मिले, वो उन्होंने इसको चुकाए, तो फिर भी 40,000 और सॉरी 45,000 फिर से उनके बाकी रहेंगे, फिर से उन्हें ये कमाने पड़ेंगे। तो वैसे वो एक पर्सन के दूसरे पर्सन के पास ले जाने से वो सब डेप्थ ट्रैप होता है। तो अभी पहले तो 40 ही थे, 40,000 से, लेकिन अभी 45,000 है। तो ऐसे डेप्थ ट्रैप में आ जाते हैं लोग। अभी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, अभी हमारा चैप्टर सून खत्म हो जाएगा। द इंटरेस्ट rate, collateral, and some document fulfill the requirement of terms of credit. क्रेडिट मतलब हमें पता है कि एक हम लेते हैं कुछ इंटरेस्ट के साथ हमें पे करना पड़ता है, हमें पता है। इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड व्हेन लैंडर प्रोवाइड लोन टू बोरोवर। इंटरेस्ट रेट जब बोरोवर उनके पास लेने आते हैं पैसे, तभी उनका डिसाइड होता है। A borrower will have to repay the amount taken from the lender with the amount of interest. ये सब मैंने सब समझा दिया, इतनी महाभारत करके सब समझाया, लेकिन ये फिर से आ गया। In some case, lenders may demand collateral against loan. अभी एक कोलेट्रल क्या है तो हम मैंने समझा, लेकिन ये लोग कोलेट्रल वाला न्यू टॉपिक लाए, तो हम देखते हैं अभी एक कोलेट्रल क्या है। Collateral is a set of borrowers which is given to lenders as security for a specified period. So collateral मतलब अ, अ, हाँ, कोलेट्रल मतलब हम किसी हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे ये भी समझाना ही पड़ेगा अच्छे से, तो ही आपको समझ में आएगा। क्या उसमें क्या होगा, कोई उसमें मेहनत नहीं होगी, समझाना तो है ही अपन को। इन्होंने इनको क्या दी, इनके पास क्रेडिट लिया। ये इंसान जो है, ये जो इंसान है, ये दिख रहा है सब? हाँ दिखता होगा, मुझे नहीं दिख रहा ठीक से।
हाँ चलो, ये जो इंसान है, इनको क्या दिया? क्रेडिट दिया। अभी ये इंसान के पास क्या है? इनके पास एक बाइक है, नहीं इनके पास एक खेत है, खेत छोटा सा, 10 एकड़ भी नहीं, 3 एकड़ का, चलो 5 एकड़ रखते हैं, 5 एकड़ का लैंड है। तो उन्होंने अपनी लोन ली। तो लोन मतलब क्या? क्रेडिट ही, एक टाइप का क्रेडिट ही, लेकिन हम अपनी चीज़ को गिरवे रखते हैं। अगर वो ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि अगर मैं आपको 1 साल में आपकी आपकी इंटरेस्ट के साथ पैसे मैंने नहीं लौटाए, सॉरी 1% लिख दिया, 1 साल में अगर मैंने आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे नहीं लगाए, तो ये ज़मीन आपकी। मतलब जब तक 1 साल, 1 2 साल 3 साल, जब तक आप हमें पैसे ना चुका पाओ, इनको जब तक पैसे नहीं चुका पाए, तब तक ये लैंड ये इनके हाथ में रहेगी, ये इनके मालिक गिने जाएंगे। तो ऐसे हम सब होता है। मतलब ओ, देखा, ये सब आता है इधर। ठीक है चलो। A set of borrower which is given to lenders as security for specified period। मतलब मैंने बोला गिरवे रखते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अपनी कोई चीज़ उनको देते हैं। A lender can use the asset which is held by him मतलब सिक्योरिटी under the amount of loan to repay। जब तक वो रीपे नहीं करते, तब तक वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको सिक्योरिटी के साथ उनको देते हैं। A lender has the right to sell the asset or collateral when the borrower fails to do। मतलब जब बोरोवर, मतलब वो जो इंसान था इधर, तो वो ये इंसान को पे नहीं कर पाया, तो उनके पास राइट टू सेल है, वो सेल कर सकते हैं। उन्होंने जो लैंड दी थी वो सेल कर सकते हैं और अपना अमाउंट फिर से ले सकते हैं। ओके, समझ में आया? फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर मतलब क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर। क्योंकि हम ये सेक्टर्स पढ़ने वाले, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये दो पढ़ने वाले। तो फॉर्मल सेक्टर मतलब लोन फ्रॉम बैंक, बैंक वाले से लेते, फॉर्मली लेते हैं, कॉर्पोरेटिव्स आर इंक्लूड्स। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब लोन हम मनी लेंडर के पास लेते हैं। मनी लेंडर मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसे हो या फिर कोई लोन लेना चाहता हो, क्रेडिट देना चाहता हो, तो हम उसके पास लेते हैं। कोई फ्रेंड के पास, हमारे जान पहचान में कोई हो तो हम उनको लेते, उनके पास लेते हैं। बैंक में क्या होता है पता है? बैंक में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं, इसीलिए सब लोग ये, कुछ लोग ये वाला प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ये वाला प्रेफर करते हैं, फिर डिपेंड। फॉर्मल मतलब बैंक और कॉपरेटिव हाईलाइट कर लेती हूँ। इनफॉर्मल मतलब मनी लेंडर। ओके, ये याद रखते हैं, इनके पास लोन लेते हैं। As we know that the major portion of deposited money is provided to those who are needed for money for economic activities। मतलब डिपोजिशन उन्हीं लोगों को अलाउड करते हैं जो लोग को नीड है पैसे की। सो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इन इंडिया आरबीआई इज सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ लोन एक्टिविटी। इंडिया में लोन एक्टिविटीज कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई। इन अ फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर भी लो जो बैंक बैंक के पास हम लेते हैं।
So in India, the rate of interest in formal sector is greater than the rate of interest in informal sector. तो इंडिया में जो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर है उसका रेट ज़्यादा है इंटरेस्ट, क्योंकि हम अपने पहचान वाले के पास लेते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर। कैसे ग्रेटर है? हाँ, कैसे ग्रेटर है वो तो नहीं, लेकिन इंडिया में वो लोग ग्रेटर लेते हैं हमारे पहचान वाले का। लेकिन हम बैंक के पास है तो उसका इंटरेस्ट लो होता है, क्योंकि बैंक सभी लोगों को इक्वल अमाउंट देते हैं, इक्वल अमाउंट का इंटरेस्ट देती है। तो कैसे? तो अगर हम बहुत रीच है तो हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई एकदम पुअर आ गया तो वो 10% तो नहीं दे पाएगा। तो सबके लिए इक्वल मॉडरेट इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय लीगल अथॉरिटी मतलब आरबीआई करता है। लीगल अथॉरिटीज मतलब आरबीआई करता है। In formal sector, the rate of interest is supervised by money lender. रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर के पास सुपरवाइज होता है। ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स हु आर प्रोवाइडेड मनी, इनफॉर्मल सेक्टर में वो इंसान ही वो उसके खुद पे जिसके पास लोन ली होती है तो वो ही सुपरवाइज करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसमें ना पर्सन टू पर्सन वेरीज करता है, एक कम देता है, एक ज़्यादा देता है, एक मॉडरेट देता है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरवाइजिंग लोन इन इनफॉर्मल सेक्टर। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता सुपरवाइजिंग लोन को सुपरवाइज करने के लिए। लैंडर्स कैन यूज एनी मेथड टू गेट बैक द मनी फ्रॉम द बोरोवर्स। तो जो जिसने लैंड की है अपनी मनी, वो कोई भी मेथड से मार पीट के, रिक्वेस्ट करके, कुछ भी करके वो अपना मनी रिटर्न बैक कर सकते हैं। समटाइम इट कम्स incomes of borrower becomes less compared to the amount which has to pay due to high interest। तो कभी कभी इसमें क्या होता है, हाई इंटरेस्ट होता है तो बोरोवर की जो इनकम होती है उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो कभी पे नहीं कर पाता हाई इंटरेस्ट की वजह से। द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। अभी सबसे ज़्यादा किस पे लोन लेते हैं? गवर्नमेंट एंड फॉर्मल सोर्सेज। कॉमर्शियल बैंक के पास सबसे ज़्यादा लेते हैं, बाद में गवर्नमेंट फॉर्मल सोर्सेज के पास, फिर एग्रीकल्चर पे, लैंडर्स पे, ये सारी चीज़ों पे लेते हैं। इन दिस चार्ट वी सी द सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चरल मनी lenders. In case of informal source of loan for the development of country, cheap and adorable credit is crucial. Therefore, government should facilitate formal source of credit, basically in rural areas. रूरल एरियाज में मोस्टली डिपेंड प्रोफेशनल या एग्रीकल्चर पे है। इस चार्ट में आप देख सकते हो, फॉर डेवलपमेंट ऑफ country, cheap and adorable credit is crucial. क्रेडिट हमेशा चीप और अडोरेबल होना चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एंड सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। अब SFGs क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर। This is our last topic of the chapter. So facilities of bank are not available in rural area. बैंक की फैसिलिटीज रूरल एरिया में नहीं होती, मतलब विलेजेस टाइप पे ज़्यादा नहीं होती। सो पुअर आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। तो पुअर लोग किस पे? इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड होते हैं। पुअर हैव टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्हें क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर को। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू बोरो लोन फ्रॉम देम। सो उनको तो डिफिकल्ट होता है, वी नो, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट। तो क्यों उनके वो डिफिकल्ट होता है? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। मतलब अभी क्या हमारे पास लाइसेंस मांगते हैं,
पान कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, बहुत सारे पेपर्स मांगते हैं। तो ये सारे पेपर उनके पास नहीं होते, उनके पास आधार कार्ड भी नहीं होता। एंड डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल आर रिक्वायर्ड बाय लोन। डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल आर रिक्वायर्ड बाय बैंक। Informal lenders like money lender are often willing to loan without collateral। मतलब मैंने बोला कि उन इनफॉर्मल लैंडर्स वो लोग कोई कागजात नहीं चाहिए, वो ऐसे ही दे देते हैं। कोलेटरल मतलब मैंने समझाया ना। हाँ चलो फिर से एक बार बोल देती हूँ। मतलब कोलेटरल मतलब कोई अपनी चीज गिरवे रखते हैं वो। An organization constitute to collect a saving of poor, which is known as SSGs। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट करती है, जिनको हम बोलते हैं SFGs। SHG सॉरी। सो SHGs है, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। द एम ऑफ organization is to lend loan at a less rate of interest as compared to rate of interest specified by money lender। तो ये लोग बहुत कम अमाउंट पे, इनका गोल क्या होता है कि वो लोग कम अमाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं एज कंपेयर टू मनी लैंडर्स। एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर्स। तो इनके कितने होते हैं? 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। savings vary form of member to member, that is ₹25 to 100 depending on the ability of person to save। सब लोग अपनी सेविंग को रखते हैं। अभी उस ग्रुप के मेंबर को, जिस मेंबर को ज़रूरत होती है तो वो सारी मनी उनको उस मेंबर को दे देते। जैसे एक अंकल है, उनकी लड़की की शादी है, तो उनकी लड़की की शादी के लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो वो पैसे वो लोग, ग्रुप के मेंबर है वो अंकल, तो अगर ग्रुप के मेंबर है तभी वो ले सकते, बाहर का कोई नहीं ले सकता। तो वो मनी उनको दे देंगे, वो SHGs वाले। The organization also provides self-employment opportunity for member by way of, तो वो ऐसे साइन भी लेते हैं, एग्रीमेंट भी करवाते हैं ऐसे साइन। मतलब ऐसे कुछ बैंक जैसे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उनको सारी, लेकिन वो लोग एग्रीमेंट करवाते, ऐसे साइन करवाते कागजात पे। The organization also provides self-employment opportunity to members by sanction, sorry, opportunity for the member by the way of sanction the group। For example, अभी ये समझाती हूँ। Small loans are provided to members for releasing mortgaged land, for meeting working capital need, for housing materials, for acquiring asset। There is also a group of repayment of loan in case of any non-repayment by one member is followed by other member of organization। मतलब मतलब एक मिनट। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है। मतलब वो ग्रुप के सारे मेंबर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उनके ऊपर म्यूचुअल ट्रस्टिंग होता है, वो ट्रस्ट करते तभी वो लोग पैसे देते हैं। तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो स्मॉल लोन है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो कोई मेंबर के अगर गिरवी रखे हैं कुछ प्रॉपर्टी, तो उसे फिर से रिलीज कर सकते हैं। मॉर्गरेटेड लैंड में गिरवी, गोरी, गुजराती में हम गोरी बोलते हैं। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड मीट करने के लिए, फॉर हाउसिंग मटेरियल, किसी के घर की काम चल रहा घर में तो वो मटेरियल लाने के लिए, एक्वायरिंग असेट, बहुत सारी चीज़ के लिए। सारे फायदे इसके बहुत है SHG के।
There is also a group of repayment of loan. रीपेमेंट का भी एक ग्रुप होता है. इन केस ऑफ एनी नॉन रीपेमेंट बाय वन मेंबर इज फॉलोड बाय अदर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मतलब इसमें ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि किसी एक के क्या बोलते हैं, किसी एक सदस्य द्वारा पूर्ण भुगतान न करने की स्थिति में संगठन के अन्य सदस्य द्वारा पीछा किया जाता है. ओके, सो ये दिस इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो हियर वी एंड ऑफ चैप्टर एंड सेशन. तो अभी तो आपको समझ में आया हो तो यू कैन कमेंट बिलो. कुछ क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हो तो भी आप मुझे कर सकते हो. कमेंट करके आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. मुझे आज तक ना कभी कमेंट करके किसी ने बताया नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी समझ में आए कि मैं किस तरह से आपको टीच कर सकूँ. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई सेशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.